हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी साथियों का JPRS क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज सबको मालूम होगा कि 14 अप्रैल है और जो आज का जो मेरा कंटेंट बनाने का जो टॉपिक बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको विदित कराना है, आपको जानकारी प्रदान करनी है कि शिक्षा के साथ साथ में आपको जो आज तक बड़े बड़े महानुभाव हुए जिनकी हमारे देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी रही है उनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। आज अपन बात करने वाले हैं 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो सर्वप्रथम तो आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमारे संविधान निर्माता, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज आपको ये विदित होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हमारे संविधान में क्या योगदान था, हमारे देश के लिए इनका क्या योगदान रहा, अछूतों के लिए इनका क्या योगदान रहा और अछूतों के साथ साथ इन्होंने जो देश के लिए किया वो काबिले तारीफ है, जो आप सबको विदित है और आपको जानना भी चाहिए। ये छोटे छोटे जो आपको बातें हैं, आप नॉर्मली किताबी ज्ञान रखते हो, लेकिन जो बड़े बड़े महानुभाव हुए हैं उनके बारे में आप ध्यान नहीं रखते, उनका आपको नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी को और मैं दोबारा अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करता हूँ। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले भी विषम परिस्थितियाँ थी। उससे पहले तो थी कि हम पहले से ही ब्रिटिश जो साम्राज्य है इनके पहले से ही अपना धीर रहे हैं, गुलाम रहे हैं। ब्रिटिश शासन हमेशा, जो ब्रिटिश शासक हुए हैं या अंग्रेज हैं, वो हमेशा अपने ऊपर शासन करते आए हैं। तो पहले जो मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ तो आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। कुछ जो महत्वपूर्ण कंटेंट देखो, इसमें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा आप जैसे ये मेरे नोट्स लिखे हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आज अपन बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण जो आज ध्यान रखना है वो बात रखनी है मेरी बातें सुनने की। और सुनने के साथ साथ में आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए। नोट्स बिना कुछ भी नहीं है, नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ भी नहीं है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज बात कर रहे हैं बाबा साहब की। तो उन विषम परिस्थितियों में इन्होंने अपने जीवन में विभिन्न संघर्ष आते हुए, ये एक बहुत बड़े धनाढ्य परिवार से नहीं थे, एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी ब्रिटिश आधिपत्य के अंतर्गत ही, जो ब्रिटिश कंपनी थी उनके अधीन ही पहले से ये इनके पुश्तैनी जो दादा परदादा सब ब्रिटिश जो प्रशासन है उनके अंतर्गत सेना में कार्यरत थे। तो उनके हिसाब से ही इनको थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिल गया, नहीं तो इनका जन्म 1891 यानी 1891 में 14 अप्रैल 1891 में महू कैंट, जहाँ इनके पिताजी की ड्यूटी थी। इनके पिताजी सूबेदार से रिटायरमेंट थे। उस समय जब इनका जन्म हुआ तो वो सूबेदार के पद पर कार्यरत थे, जो ब्रिटिश शासन के अधीन कार्य कर रहे थे। उस समय आपको बात बताएं कि जो सूबेदार का पद है वो बहुत बड़ा हुआ करता था। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति इतने बड़े ओहदे पर काम कर रहा है। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि खुद का कार्य करना अलग बात है, खुद का सक्सेस होना अलग बात है, लेकिन अपनी संतान को एक दिशा देना, दिशा एवं दशा, उसको जो बाबा साहब को अलग ही, उनको एक अलग ही गाइडलाइन दी और उनको इस प्रकार के परिवेश में डाल दिया कि आपको देश के लिए कुछ ना कुछ करना ही है, इस प्रकार की शिक्षा दी गई। और आज मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि
किसी भी प्रकार की कोई बात होती थी तो जैसे सपोज करो कि उनका जन्मदिन है बाबा साहब का, तो उनके पिताजी खास तौर से उनसे बात करते थे शिक्षा से संबंधित। और उस टाइम में भी उनके पिताजी उन्हें, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है और अलग अलग जैसे बढ़िया बढ़िया राइटर हुए हैं, उनकी बुक्स ला कर देते थे ताकि वो उनको पढ़ें और जीवन के लिए कुछ ऐसा करें जो पूरा देश याद रखे। शिक्षा हर व्यक्ति के पास है, लेकिन आप शिक्षा को व्यवहार में उतार कर अपने जीवन में परिवर्तन के साथ साथ में आज अपन बात करें तो ये देखो, मैं इसमें एक पहली चीज़ ये बताना चाहूँगा, जो मेरा जो YouTube चैनल है JPRS क्लासेज, आज का जो पॉइंट है मेरे का, इसका जो पॉइंट आज जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बनाने का यही मतलब है कि ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है, इस पर आप अन्यथा में नहीं ले। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मैंने कल भी एक वीडियो डाला था उसमें आपको बताया था कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड उनके बारे में बात की कि कितनी विविध घटना थी। रॉलेट एक्ट जो काला कानून था उसके बारे में बताया, जो वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को हुआ था। उसी के साथ साथ में कल अपने खालसा पंथ के बारे में पढ़ा, जिनकी स्थापना भी 13 अप्रैल 1699 को हुई थी। तो इसी के समक्ष आज 14 अप्रैल इनकी जो जयंती है, तो मुझे लगा कि आज बाबा साहब का भी एक वीडियो बना देते हैं। तो आपको शिक्षा में जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं उनके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी, इन्हीं में हम बात करें कि बहुत से ऐसे विद्वान हुए हैं कि उनका इतना नाम होते हुए भी उनको छुपा दिया जाता है। आज आप शिक्षा ले रहे हो, बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, आज तक मैं आपको बताऊं कि मेरी बात ध्यान से सुनना, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। भगत सिंह है, चंद्रशेखर है, महात्मा गांधी है, नेहरू जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, लोकमान्य तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु, उधम सिंह, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और भी कई विद्वान हुए हैं। उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि देश में इनकी क्या भूमिका रही। और आज अपन जो जीवन सफल तरीके से जी रहे हैं, तो पहले इन विद्वानों ने हमारे लिए क्या क्या किया, इसके कारण। और सबसे बड़ी जो बात है आज के जीवन में वो है संविधान। मैं आपको बताऊं कि संविधान नहीं होता तो कुछ भी नहीं है। आज अपने एक परिवार में रहते हैं तो वहाँ भी रूल फॉलो होते हैं। बिना रूल के आप कोई भी परिवार सुव्यवस्थित तरीके से नहीं चल सकता। इनडायरेक्टली परिवार में भी वो रूल फॉलो होना क्या है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। बिना रूल के कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं हो सकता। और उन विषम परिस्थितियों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सोचा कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे साथ में इस प्रकार से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, तो अन्य लोगों के साथ में क्या होगा। तो उन्होंने अपने साथ साथ कि मैं इतनी जगह से पढ़ा हुआ, देखो आपको मालूम होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास में टोटल 32 डिग्रियां बताते हैं। मैं आज आपके सामने जो बात करूंगा वो इनके जो ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है, उन्हीं से रिलेटेड जो भी कोई बातें इनकी लिखी हुई है इनके द्वारा कि इन्होंने जीवन में क्या संघर्ष किया क्या, और उन्हीं सभी का आज अपन यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। तो आप मेरी बातें ध्यान से सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, आपको पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी में क्या क्या लिखा हुआ है उसी का आज अपन अध्ययन करेंगे। स्टार्टिंग में इनकी बात करें कि इन्होंने अपने समाज के लिए यानी एससी के लिए काम किया। ये महार जाति से थे, लेकिन बाद में जाते जाते इन्होंने महसूस किया कि एससी के साथ में नहीं, संपूर्ण देश अलग ही एक छोटी मानसिकता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। और जो अछूत जो शब्द यूज किया जा रहा था, जो शुद्ध शब्द यूज किया जा रहा था, उससे जकड़ा हुआ है। तो पूरे स्टार्टिंग में उन्होंने एससी के लिए काम किया, लास्ट में पूरे देश के लिए उन्होंने संविधान बनाया जो आज याद किया जाता है। और इस संविधान है टोटल, इसमें 60 देशों का इन्होंने अध्ययन किया। और अलग अलग देशों में भी आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अलग अलग
कंट्रीज़ में जाना जाता है, जो एक बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा नाम रखते हैं। तो अपन बात करते हैं आज डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की। इनके नाम में आपको देखो मैं बताऊं कि इनके पास में 32 डिग्रियों के साथ में इनको अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था। तो अब तक अपन बात करें कि इनको टोटल 9 भाषाओं का ज्ञान था। तो ये उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे। एक अपने आप में 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं की जानकारी रखना बहुत एक अलग से मिसाल रखता है, बहुत छोटी बात नहीं है ये। और उस टाइम में अलग अलग से, जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए किया, इसी के साथ में विदेश में पढ़ने गए। विदेश में पढ़ने गए बड़ौदा के जो गायकवाड़ है, यानी उस समय पहले पहले छोटे छोटे राजवंश हुआ करते थे, यानी राजा हुआ करते थे। उन राजाओं के द्वारा स्कॉलरशिप द्वारा कुछ वो बच्चों को भेज सकते थे और वो खुद ही पैसे देते थे। तो इनमें बीच में अपन बात करेंगे अभी आगे पूरी स्पष्ट। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बढ़ने वाला है, आप लास्ट तक मेरी बात ध्यान से सुनिए। दादा कैलुस्कर जो हुए, इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इन्होंने जो बड़ौदा के गायकवाड़ थे उनसे बातचीत की कि ये ऐसा व्यक्ति है, ऐसा स्टूडेंट है कि बहुत आगे बढ़ सकता है और ये देश के लिए बहुत अच्छा कर सकता है। तो उनके द्वारा इनको विदेश में भी भेजा गया था। तो विदेशों में भी इन्होंने ऐसे नहीं कि क्लास में बैठ कर ये आ गई, ये बहुत ही होशियार, ब्रिलियंट, टैलेंटेड, मोर इंटेलिजेंट बच्चों में इनकी काउंटिंग होती है। और इतनी डिग्रियाँ प्राप्त करना और अच्छी परसेंटेज के साथ में बहुत अहम भूमिका रखती है, बहुत बड़ी बात है। देखो इनके नाम में मैं बता रहा था आपको कि डॉक्टर भीमराव, ये इनके जन्म का नाम था। इनके जन्म का नाम भीम, भीमा, भीमराव ये थे। इनकी माताजी का नाम था भीमाबाई। तो भीम इनके माताजी के जो नाम इसमें ऐड हो गया। राव ये इनका खुद का नाम हो गया। राम जी इनके पिताजी का नाम था। तो राम जी सकपाल, तो राम जी का इनके पिताजी का नाम भी ऐड हो गया। और इनके एक गुरु थे, ब्राह्मण गुरु करसन केशव अंबेडकर। इन्होंने अपना नाम दिया कि ये स्टूडेंट, इन्होंने देखा कि इस स्टूडेंट में प्रतिभा है और ये स्टूडेंट कहीं आगे अछूत की बेड़ियों में नहीं कहीं अटक जाए और ये सूरज की तरह हमेशा चमकता रहे और देश के लिए कुछ करे। तो इन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचाना और इन्होंने अपना नाम दे दिया, जो अंबेडकर जी अपने आगे लगाते हैं, अंबेडकर, जो इनके ब्राह्मण गुरु थे, कृष्ण केशव अंबेडकर। आज तक एक भी विद्वान नहीं हुआ है जिन्होंने अपने गुरुजी ने अपना सरनेम दे दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हो कि मोर जीनियस, ब्रिलियंट स्टूडेंट था ये अपने आप में। तो इनके बारे में आज अपन वर्णन करेंगे। भारत रत्न प्राप्त करता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए, साथ साथ में आप नोट्स भी बनाइए और आपको इन विद्वानों के बारे में पढ़ने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि आज जिसके कारण हमारे देश की जो शासन व्यवस्था, शासन प्रशासन पूरा जो चल रहा है, ये आज उन्हीं की देन है। तो अपन बात करते हैं हमारे भारत निर्माता, संविधान के निर्माता यानी जनक, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, भारतीय संविधान के शिल्पकार, आधुनिक भारत के मनो समाज सुधारक, योग पुरुष, ज्ञान के प्रतीक, किताबों के चहेते, नारियों के लिए इन्होंने काम किया, महिलाओं के लिए। पहले देखो क्या होता था कि जो जनरल वर्ग है उनमें ऐसे कुछ खास ऐसे था कि वो उनको एक ऐसे फोकस रखते थे कि आपको यही साड़ी पहननी है, इस टाइप का उसका कुछ पहनावा था। लेकिन इन्होंने खुलकर उनका विरोध किया कि नारी शक्ति, आप अपने हिसाब से चल सकते, आप भी स्वतंत्र हैं, जैसे व्यक्ति स्वतंत्र है वैसे महिला भी स्वतंत्र है। तो उन्होंने नारियों के उत्थान के लिए भी नए कार्य किए। मानव जाति के लिए संघर्ष करता उन्होंने अपने लिए नहीं है, अपने पूरी मानव जाति के लिए, हमारे देश के लिए उन्होंने काम किया। भारत देश के ये मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, दलितों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। उनके साथ साथ में भारत देश के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री रहे हैं ये 15 अगस्त 1947 से नवंबर 1951, 15 अगस्त 1947 से नवंबर 1951 तक। इसी के साथ साथ अपन बात करें तो
भारत रत्न प्राप्त करता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इनका नाम है मैंने बता ही दिया, इनके पिताजी में इनकी माता का भी नाम है, इनका खुद का भी नाम है, राम जी इनके पिताजी का नाम है, और अंबेडकर इनके ब्राह्मण गुरु द्वारा जो इनका सरनेम दिया गया था वो है। आगे चलते हैं। इनको जो टोटल डिग्रियों की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था इनके पास टोटल 32 डिग्रियां थी, और ये 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। तो 9 भाषाओं का ज्ञान रखना एक बहुत बड़ी बात है, और 32 डिग्रियां आज तक ऐसा कोई भी विद्वान नहीं हुआ है कि जिनके पास इतनी डिग्रियां हो, वो भी एक बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ में। और डिग्रियां होना अलग बात है, और उनको व्यवहार में उतार कर अपने देश के लिए न्यौछावर कर देना, देश के लिए अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, एक संविधान बनाया, एक प्रारूप तैयार किया, ड्राफ्टिंग कमेटी में इनकी महत्वपूर्ण रोल था। इन्हीं के साथ में एक BN राव रहे हैं, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इनके अपन जन्म की बात करें तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। उस समय अपन महू मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रांत कहा करते थे। महू मध्य प्रदेश यानी उसको ऐसे बोलते थे मध्य भारत, सेंट्रल प्रोविंस। बात करें अपन 1891 की, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश, जहाँ इनके पिताजी की ड्यूटी थी महू कैंट में, जो सूबेदार थे, वहाँ इनका जन्म हुआ। वैसे इनके गांव की बात करें तो इनका गांव था महाराष्ट्र रत्नागिरी। वहाँ भी इनके गांव का जो नाम था वो था अंबा दावेकर, अंबा दावेकर। तो अंबा दावेकर इनके गांव का नाम था। तो स्टार्टिंग में जब इनका नाम रखा था तो इन्होंने लास्ट में अंबा दावेकर ही रखा था, लेकिन फिर इनके गुरुजी ने इनकी प्रतिभा को देखते हुए ये नाम हटवा दिया और अपना नाम अंबेडकर सरनेम रख दिया। तो इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश, जबकि इनका जो गांव था वो था रत्नागिरी महाराष्ट्र। ये 65 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। इनको लास्ट में डायबिटीज़ हो गया था, और ये लास्ट में इनकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि जो शुगर ज़्यादा बढ़ गया और ये एकदम बेड रेस्ट ही थे। 65 साल की एज में ये ख़त्म हो गई। 6 दिसंबर 1956 को इनका देहांत हो गया दिल्ली में। तो और लास्ट में जब मृत्युपरांत जब इनकी मृत्यु हुई थी उसी समय इन्होंने जस्ट पहले ही बौद्ध धर्म भी अपना लिया था। क्योंकि हम अपने धर्म की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में मैं बात करूं कि हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा कुरीतियाँ हैं, सबसे ज़्यादा कुरीतियाँ हिंदू धर्म में मिलेगी। मैं बात कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आप जो शिक्षा ले रहे हैं उनसे आपको ग्रहण करना चाहिए कि शिक्षा का अपने जीवन में क्या सार्थकता रही और अपन लोगों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हर आदमी कमा कर खा रहा है, एक बेरोजगार व्यक्ति भी, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, लेकिन आपने दूसरों के लिए भी अपनी शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जो इन्होंने करके दिखाया वो एक अपने आप में बहुत श्रेष्ठ बात है। इनके पिताजी थे रामजी सकपाल, जो रिटायर्ड आर्मी सूबेदार थे। यानी इनका जन्म हुआ 1891 में और 1894 में इनके पिताजी का रिटायरमेंट हो गया था। तो ऐसे भी नहीं कह सकते कि इनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे। तो इनके तो 3 साल के जब ये हुए थे तब ये रिटायरमेंट हो गए 1894 में। तो बहुत कोई अच्छा कोई वो भी नहीं था कि बहुत एक अच्छे परिवार से हो, लेकिन नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते थे। दूसरा ये था कि ये तो ये गनीमत है कि इनके जो पूर्व से जैसे इनके पुश्तैनी है, जैसे दादा परदादा ये ब्रिटिश शासन के दिन सेना में कार्यरत थे, इनके फिर परदादा, फिर दादा, फिर इनके पिताजी, ऐसे तब इनको थोड़ा पढ़ने का मौका मिल गया। और उनके पिताजी की गाइडलाइन और इनके जो गुरुजी थे ब्राह्मण कृष्ण केशव अम्बेडकर, उनकी इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इम्पोर्टेंस जो महत्वपूर्ण रहा इनके पिताजी और गुरु का रहा। इनके माताजी का बात करें, इनकी माताजी का नाम था भीमाबाई। देखो आपको बताएं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। क्या थे? सबसे छोटे, सबसे छोटे थे। इसी के साथ में इनके जो घर वाले थे वो भी इनको थोड़ा लाड चाव से रखते थे। दूसरा बात, ये बहुत इंटेलिजेंट भी थे और इनकी प्रतिभा एक अलग ही झलकती थी।
अपने 14 भाई बहनों में 3 भाई और 2 बहनें जिंदा रही और बाकी सब खत्म हो गए। तो इनकी भी अपना आगे बात करने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे अम्बेडकर जी। पिताजी का नाम रामजी सकपाल, जो रिटायर्ड आर्मी सूबेदार यानी 1894 में रिटायर हो गए। इनकी माताजी का नाम था भीमाबाई, जो इनके नाम में भी देखा होगा। इनका नाम एडोर का है माताजी का, और पिताजी का। इनकी पत्नी थी रामाबाई। देखो इन्होंने 2 शादी की। पहली पत्नी जो अब एक्सपायर हो गई, 1906 में इनकी शादी हुई। बहुत कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी। जब इनकी शादी हुई तो रमाबाई तो मात्र 9 साल की थी। कितनी? 9 साल की। रमाबाई का 1906 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ में शादी हुई और 1935 में इनका देहांत हो गया। लेकिन विषम परिस्थितियों के बाद में अम्बेडकर जी ने अपने पढ़ाई और निरंतरता को नहीं छोड़ा और उन्होंने ठान लिया कि अपने कुछ न कुछ अपने को देश के लिए या हमारे महत्वपूर्ण ऐसी भूमिका अदा करनी है कि हर आदमी एक स्वतंत्र तरीके से जी सकें। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया संविधान के साथ साथ, जो सबसे ज़्यादा जोर दिया वो है समानता, इक्वालिटी। आज भी अपन देखते हैं कि हमारे देश में जो नेता हैं वो सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है। समानता आज भी नहीं है। ये हमारे देश को एक बेड़ियों में जो असमानता है ना, ये जो अछूत, ये बेड़ियाँ जकड़ी हुई हैं। आज भी सबको समान भाव से नहीं देखा जाता। आज भी लोग, देश आज़ाद हो गया लेकिन अभी उनकी मानसिक जो दिमागी बीमारी अभी गायब नहीं हुई। ये खुद के खुद आपस में लड़ रहे हैं और नेताओं का काम है आपस में लड़ाना। लेकिन जहाँ बेवकूफ़ जनता हो वहाँ कोई भी नेता शासन कर सकता है। जर्मनी के एक प्रसिद्ध शासक थे हिटलर। इन्होंने कहा था कि कभी भी जनता आप पर हावी हो तो उनको आपस में लड़ा दो। हिटलर के बारे में आपने पढ़ा होगा और वही नीति अपने देश में चल रही है कि आपस में लोग कट कट के मर रही हैं, चाहे खाने के लिए कुछ भी नहीं हो। और लोगों की जो सबसे बड़ी बात है, आज अपन 2021 में बात कर रहे हैं, आपको मालूम है फिलहाल लॉकडाउन लग रहा है, नाइट कर्फ्यू लग रहा है। लेकिन मैं आज आपको बात बताऊं कि कोरोना से भी बदतर बीमारी है। वो क्या है? अस्पृश्यता, छुआछूत, जो आज भी अपने देश को जकड़ी हुई है। और जब तक आदमी के ये दिमाग में ये चीज़ें नहीं निकलेगी, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो अपन बात करते हैं आगे। इनकी जो पहली पत्नी जो रमाबाई थी, इनका देहांत हो गया 1935 में। फिर उन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी शादी की सविता, जो डॉक्टर थी। इन्होंने शादी की इनकी उपलब्धियों के आधार पर कि ये जो डॉक्टर सविता है वो जाति से जनरल वर्ग में थी, ब्राह्मण थी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की उपलब्धियों को देखते हुए और उनकी जो प्रतिभा थी उनको देखते हुए डॉक्टर सविता जो डॉक्टर थी, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से शादी कर ली और उसके बाद में अपना सरनेम लगा दिया अम्बेडकर। इन्होंने 1948 यानी हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद की बात है, एक साल बाद की कि 1948 में इन्होंने शादी की और इनका भी 2003 में देहांत हो गया। देखो मैं आपको बात बताऊं कि इन्होंने जैसे शादी की थी, कम उम्र में इनके घर वालों ने इनकी शादी कर दी थी। वैसे इनका कोई मानस नहीं था 1906 में, और थोड़े दिनों बाद में 1913 में इनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो विभिन्न परिस्थितियां होते हुए भी इन्होंने अपने पिताजी का दिया हुआ जो मार्गदर्शन था वो नहीं छोड़ा। अभी और भी इनके बारे में बहुत बातें करनी है, चलते हैं आगे। इनके जो गांव की बात करें तो रत्नागिरी इनका गांव था, महाराष्ट्र में, अंबादावेकर, और ये महार जाति से थे। उस समय, आज भी है तो उस समय तो बहुत छोटी निम्न जाति के समझा करते थे। और ये पहले से लिखे हुए हैं, ये देखो वर्ण कितने हैं, 4, जो आप ऐसे पढ़ते हैं पढ़ाई में यही चीज़ सिखाई जाती है। बेशक जी उनमें कैसे आगे बढ़ना है, आपको क्या करना है, ये जो आपको जो एजुकेशन होनी चाहिए वो नहीं सिखाई जाती। इसमें आपको बता दिया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण कर दिए। और इनको जो महार जाति, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST इनके लोग थे, उनको शूद्र वर्ण में शामिल कर दिया, जबकि ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है। आप सब पढ़े लिखे जो भी इस टाइप की बात करते हैं, मैं आज एक कोई मेरा कोई विशेष कोई आज की कोई टॉपिक के हिसाब से मैं आज आपको नहीं पढ़ा रहा। मैं ओनली आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि दिमाग की जो आपकी बुझी हुई बत्ती है वो खुलनी चाहिए। आप शिक्षा लेकर एक अनपढ़ पशु से भी बदतर हो रहे हो, ये बहुत गलत बात है। और फिर अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हो, तो ये मूर्खों और एक पशु तुल्य आपका जीवन हो गया। आप सबको मालूम है हमारी एक ही जाति है, वो है मानव जाति, मनुष्य जाति। आप मनुष्य होकर पशु जैसी बात करें, उनमें भी इतनी वो होती है इक्वेलिटी, आपस में सामंजस्य था, जो आज मानव जाति में नहीं रही। तो अपने शिक्षा का एक अच्छी जगह उपयोग कीजिए और अपने समाज के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए, अपने आसपास जो भी गरीब वर्ग हैं उनके लिए अपने शिक्षा का यूज कीजिए, ताकि उनका भी विकास हो और अपने जो दिमाग की बुझी हुई बत्ती है उसको आप खोलिए। ऐसे देश का विकास नहीं हो सकता। देश आज़ाद 1947 में हो गया था, लेकिन आज भी ये बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और आपस में लोग लड़ कर मर रहे हैं। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन अभी भी अपना जो माइंड है, मस्तिष्क है, वो अभी भी आपस में SC ST OBC जनरल इन बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। जबकि एक अच्छे मनुष्य की पहचान है कि हमने एक ही जो अपनी जाति है वो क्या है, मनुष्य। ये बाद में आप डिसाइड करते हो। ऋग्वेदिक काल में आपने पढ़ा, ऋग्वेदिक काल, तो ऋग्वेदिक काल में क्या था कि कर्म के आधार पर जैसे व्यक्ति को कर्म होता था, उसका जैसा वो कर्म करता था उसी हिसाब से उसको वर्ण निर्धारित किया जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या किया कि जन्म के आधार पर कर दिया। जन्म व्यक्ति कहीं भी ले ले, लेकिन उसके कर्म चाहे कितने ही निम्न टाइप के हो, तो ये एक अपने आप में एक बहुत हमारे देश के लिए बहुत गलत एक विडंबना है, जो ऐसे नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं आगे। इनका जो जन्म हुआ महू मध्य प्रदेश में, जहाँ इनके पिताजी की ड्यूटी थी। यानी जब बोलते थे मध्य प्रदेश को क्या बोलते थे, मध्य भारत, सेंट्रल प्रोविंस। बात करें इनकी शिक्षा की, इन्होंने शिक्षा ली यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में स्टार्टिंग में इन्होंने BA किया। इससे पहले कि मैं आपको बात बताऊं कि स्कूली शिक्षा भी जब इन्होंने ग्रहण की, जब ये कहाँ थे, मध्य प्रदेश। देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे स्टार्टिंग में, जो आज अपन बात करें वर्तमान में कि गुजरात, महाराष्ट्र और बॉम्बे, ये तीनों को मिलाकर एक ही था बॉम्बे। बाद में बॉम्बे में से 2 और स्टेट बना दिए गए, गुजरात और महाराष्ट्र। तो जो बॉम्बे क्षेत्र था, इनका जन्म भी यहीं हुआ था। स्टार्टिंग में जब इनको स्कूल में भेजा गया, तो विभिन्न प्रकार की इनके सामने समस्याएं आई। उन समस्याओं को भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि एक, देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक अच्छे कुल में जन्म लेकर अच्छे कार्य करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक निम्न वर्ग, उस समय निम्न तबके के आज भी जो समझे जाते हैं, निम्न वर्ग में जन्म लेकर इतने उच्च कार्य कर देना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे इनके एक साथी थे, जब ये विदेश में पढ़ने गए थे, कोलंबिया विश्वविद्यालय गए थे, तो इनके एक साथी थे नवल, जो पारसी थे। जब इन्होंने शिक्षा ली तो इनको जो संस्कृत भाषा है वो नहीं लेने दी कि आप ऐसी से हो, आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते, आपको संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं है।
तो देखो बताते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और हर व्यक्ति को हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। छोटी सोच और पैर में मोच आदमी व्यक्ति को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। ये निम्न सोच है, आपके जीवन का गर्त है। इन्होंने पारसी में अपनी पढ़ाई की और वहाँ इनके पारसी में एक सबसे अच्छे मित्र बने जो लाइफ टाइम इनके मित्र रहे, नवल। इन्होंने कहा था कि व्यक्ति का छोटे कुल में या बड़े कुल में जन्म लेना छोटे कुल में या बड़े कुल में जन्म लेना ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एक बहुत बड़े व्यक्ति के साथ में काम करके उस काम को सार्थकता प्रदान कर देना, उस कार्य को पूर्णता प्रदान करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप कैसे कार्य कर रहे हो। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो किसी बड़े आदमी का मतलब ये है कि जो देश के लिए बहुत अच्छा करना चाह रहा है, उसके समकक्ष आप कार्य करके अपनी भूमिका उनमें निर्वहन करके आप अपने कार्य को एक अच्छी दिशा दे सकते हो। तो ये उन्होंने बात की। तो उन्होंने स्टार्टिंग जो पढ़ाई की, शिक्षा की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से इन्होंने बीए किया। फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक स्कॉलरशिप के रूप में गए थे। इनकी भी अपन बात करेंगे कि गायकवाड़ के, बड़ौदा के गायकवाड़ के एक राजा थे सयाजीराव थर्ड, उनके द्वारा इनको भेजा गया विदेश में, और इनके पास कोई पैसे थोड़ी थे, और ये गए भी थे तो 25 रुपये प्रति मंथ। उस समय 25 रुपये बहुत बड़े हुआ करते थे, 25 रुपये का बहुत बड़ा रोल था। तो उनके स्कॉलरशिप को आधार पर इनको विदेश में भेजा गया, और वो दादा केलुस्कर के कहने, दादा केलुस्कर एक बहुत बड़े समाजशास्त्री थे जो एक उच्च वर्ग में जन्म लेकर हर वर्ग के बारे में, समाज के बारे में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो बुद्ध की जीवनी के बारे में पढ़ा था वो दादा केलुस्कर की ही देन है। वो इसका भी वर्णन अपना आगे करेंगे। तो इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई की, जो कहाँ पड़ती है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। इन्होंने वहाँ से एमए किया। आज के टाइम में अपन बात करें एमए एमएससी नॉर्मली पढ़ा लिखा आदमी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उस टाइम में एमए या एमएससी करना, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस, पीएचडी, एलएलडी, बैरिस्टर ऑफ लॉ, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कोई ब्रिलियंट पर्सन हो वो ही कर सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं है, वो भी एक अच्छे रैंक के साथ में। और रैंक के साथ साथ में इन्होंने जो कार्य किए देश के लिए वो सराहनीय है। चलते हैं आगे। उसके बाद में इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी किया, डीएससी किया, डॉक्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस। फिर ग्रेज इन, ये कॉलेज का नाम था, इन्होंने वहाँ से बैरिस्टर ऑफ लॉ किया। तो इन्होंने ये देखो, आज इनकी जो अंबेडकर जी की बात करें तो ये हर क्षेत्र में इनकी भूमिका थी और हर सब्जेक्ट के बारे में इनको ज्ञान था। बात करें अपन पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, लॉ, सबका इनको ज्ञान था। इसी के कारण तो इनको जो पहला पद दिया गया था, ये प्रथम कानूनन मंत्री बने हमारे देश के। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री बने कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। बात करते हैं आगे। इनके जो पूर्वज थे, जैसे दादा परदादा, वो बीईआईसी में नौकरी करते थे, यानी सेना के पद पर कार्य करते थे। बीईआईसी का क्या मतलब हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे इनके पूर्वज, बीईआईसी में कार्यरत थे। इसी के अनुरूप फिर इनके पिताजी को इनमें नौकरी दे दी गई, जो वहाँ सूबेदार थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ये सूबेदार थे। कौन? इनके पिताजी। कहाँ पर? महू कैंट में। महू कैंट यानी मध्य प्रदेश, जिसको उस समय मध्य भारत कहा जाता था, सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था। ठीक है, ये साथ साथ में आप लिखते भी जाइए मैं जो बोल रहा हूँ। बीच बीच में आप वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। तो इनके पिताजी की बात हो गई। इनके पिताजी का रिटायरमेंट हुआ, मैं आपको पहले भी बता चुका। इनका जो जन्म हुआ था
1891 में हुआ था और इनके पिताजी रिटायरमेंट हो गए 1894 में, यानी महज ये जब 3 साल के थे तो इनके पिताजी रिटायरमेंट हो गए। फिर इनके पास क्या था, कुछ भी नहीं। और रिटायरमेंट होने के बाद में ये अपने परिवार यानी अपने गांव सतारा महाराष्ट्र में आ गए और इनकी उसी समय इनके माताजी का भी निधन हो गया। इनके माताजी का भी देहांत हो गया। इनके जो माताजी की भीमाबाई थी उनका भी देहांत हो गया। तो ये बहुत बड़े सदमे में चले गए। उसी के साथ साथ इनके पिताजी ने भी गांव में जाकर उस समय अपने सभी लोगों को, यानी जो भी गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करना और उनको एक अलग ही दिशा निर्देश देना, अलग ही गाइडलाइन करना, शिक्षा के बारे में बताना, सबको एकजुट रखना, ये इनके पिताजी कार्य करते थे। तो इसी हिसाब से इनके पिताजी ने इनको भी इसी प्रकार का ज्ञान दिया कि बच्चे कुछ करना है, शिक्षा से ही। आज के टाइम में बताएं, पिछले टॉपिक में मैं हमेशा बताता हूँ, एक मैंने छोटा सा मोटिवेशन वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने बताया था एक शिक्षा ही है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। जितना आप पढ़ोगे उतने ही ये बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी, ये कोई चोरी होने वाली वस्तु नहीं है। शिक्षा ही है जो आपको जीवन में आगे बढ़ा सकती है। इसके अलावा कोई भी आपके पास कोई फैक्ट नहीं है। दूसरी बात, शिक्षा का अपने व्यवहार में उतार कर आप शिक्षा का किस किस क्षेत्र में एक अच्छा लाभकारी कार्य, यानी अच्छा जो देश हित के लिए या व्यक्ति हित के लिए हो सकता है वो कार्य करो, वो सबसे बड़ी बात है। तो इनके पिताजी की 1894 में रिटायर हो गए। फिर ये सतारा महाराष्ट्र में आ गए। उसी समय इनकी माँ का देहांत हो गया। फिर उसी समय इनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली कुछ दिनों बाद में। तो ये इनको थोड़ा अटपटा सा लगा और इन्होंने क्या किया कि पता नहीं इनके दिमाग में क्या बैठी, तो ये अपने घर से, इन्होंने सोचा कि हम अपने घर से चल के बाहर कहीं चलेंगे। और इनका उस समय से माइंड डाइवर्ट हो गया। तो इन्होंने सोचा कि हम बॉम्बे चलते हैं। तो इन्होंने रात को सोते सोते ऐसे ही इनके दिमाग में आया कि इनके जैसे कोई दादी या ताई जी जो भी थी, इनकी एक पोटली थी, उन पोटली को उठाया रात को चोरी करके कि ऐसे ही है ना, इसमें देखो क्या है, देखे कि हम बॉम्बे कैसे पूछेंगे ऐसे। तो ये जा रहे थे तो इन्होंने रास्ते में देखा कि देख तो लो मैं पोटली में क्या है। तो उसमें आधा आना था। कितना? आधा आना। तो इन्हें बहुत गहरा दुख हुआ कि मेरे पिताजी तो सूबेदार से रिटायरमेंट थे और इसमें आधा आना है। मैं तो ये सोचता था कि मेरा परिवार बहुत बढ़िया है और पैसे वाले हैं, लेकिन इसमें तो ओनली आधा आना है। तो इन्हें बहुत दुख हुआ और ये वापस लौट आए और इन्होंने कहा कि पिताजी मुझे पढ़ना है। इनके बहुत आघात पहुंचा कि मैं तो ये सोचता था कि मेरे परिवार में सब कुछ है, लेकिन मेरे परिवार की तो बहुत स्थिति खराब है। तो ये वापस आए उसी समय और उनको अपने पिताजी को अगर कहा कि मुझे तो पढ़ना है। इनके पिताजी ने उनको स्कूल भेज दिया, लेकिन स्कूल में भी कई समस्याएं थी। स्कूल में भी क्या था कि इनको भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता था, अछूत की दृष्टि से देखा जाता था। कोई भी बच्चा इनके साथ नहीं बैठता था। सभी इन्हें एक अलग ही नज़र से देखते थे, घिन दृष्टि से देखते थे। कोई इनसे बात नहीं करना चाहता था। जब ये स्कूल में गए, अंदर क्लास चल रही थी, एक साथ में जब बच्चे एक साथ बैठे थे तो ये जैसे ही पूछे सब बच्चे आगे बैठ गए और इसको पीछे पीछे बैठा दिया गया कि ये अछूत जाति का है। देखो, इतना सहन करते हुए भी अपने प्रतिभा को कायम रखा और इन्होंने जो देश के लिए किया वो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, न आज तक किसी ने किया। जो इनकी भूमिका है वो बहुत ही सर्वोच्च दर्जे की है। तो उस समय टीचर ने एक क्वेश्चन किया जिसका आंसर किसी को भी नहीं आ रहा था, ओनली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आ रहा था, भीमा को आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया, बार बार टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई भी बच्चा नहीं बता पा रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन टीचर उनसे पूछ नहीं रहा, क्योंकि टीचर को भी मालूम था कि यह छूत जाति का है।
तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने टीचर से कहा कि सर मुझे जब ये क्वेश्चन आ रहा है कि 7 और 5 सब बता रहे, कोई 9, कोई 15, कोई 18, और ये कह रहे कि मुझे जब आ रहा है 7 और 5 12 12 होते हैं, तो आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे। तो उनके टीचर का क्या जवाब था कि तू यहाँ क्लास में बैठा है, यही बहुत बड़ी गनीमत है। तू यहाँ क्लास में बैठा है और मेरे द्वारा जो तू पढ़ाया जा रहा है, यही बहुत बड़ी गनीमत है। चुपचाप बैठा रहे, ज़्यादा नहीं बोलना। इसी के साथ साथ में देखो कितनी इनके साथ में एक मानसिक प्रताड़ना, और बहुत छोटी अपने देश की देखो क्या हालत थी, और आज भी वही हालत रहे। तो फिर शिक्षा का कोई मतलब नहीं है आपका कि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इसका किस हिसाब से एक पशुतुल्य आप जीवन जी रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है शिक्षा का। आप शिक्षा लेकर भी अनपढ़ों की तरह व्यवहार करें तो ये बहुत शर्मनाक है। उस समय जब स्कूल में थे तो नो पियोन नो वाटर, यानी जब तक कोई चपरासी नहीं आता था तब तक इनको कोई पानी नहीं पिलाता था। सब बच्चे, जैसे गर्मी के महीनों में कितनी गर्मी पड़ती है, लेकिन जब पियोन आएगा तभी ये पानी पिएंगी। तो इनके साथ साथ में स्कूल में इनके बड़े भाई भी इनके साथ जाया करते थे, और भी 1-2 बच्चे थे जो SC ST वर्ग के थे, लेकिन जब चपरासी नहीं आए तो उस दिन इनको प्यासा ही रहना पड़ता था। अलग से इनको बैठने के लिए अपने लिए टाट पट्टी कुछ ऐसी ले जानी पड़ती थी। तो नो पियोन नो वाटर, यानी जब चपरासी नहीं आया तो इनको चाहे कितनी ही गर्मी पड़ो, ये प्यासे ही रहते थे। तो ये एक बहुत शर्मनाक और एक गलत, शिक्षा के क्षेत्र में भी ये एक बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत घटना है। ये वहीं क्लास में बैठे कैसे भी, तो ये वापस घर आए और अपने पिताजी को कहा कि मुझे नहीं पढ़ना है। तो इनके पिताजी ने पूछा कि क्या बात है बेटा। तो इन्होंने बताया कि मेरे साथ तो ऐसे ऐसे व्यवहार किया जा रहा है, वहाँ चपराश नहीं आता तो हमें पानी नहीं मिलता, हमें क्लास में सबसे पीछे बैठाया जाता है, मुझे क्वेश्चन आ रहा है मेरे से टीचर पूछ ही नहीं रहा, न कोई बच्चे मेरे से बात कर रहा कोई भी। तो इनके पिताजी ने कहा कि बेटा तुझे यही तो सुधारना है, कि जो देश की हालत है इन जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ, तुझे इसे ही तो सुधारना है। और इनके पिताजी ने इनको दोबारा एक अच्छी गाइडलाइन दी और इनको दोबारा स्कूल में भेज दिया। वहाँ भी फिर वहाँ इनके एक गुरु से मुलाकात हुई, ब्राह्मण कृष्ण केशव अंबेडकर, जो इनकी प्रतिभा से, इनके जो जीनियस, जो एक ये बहुत इनमें जो सेंसिटिव क्रिएटिव जो माइंड रखने वाले स्टूडेंट थे, तो इनसे ये बहुत प्रभावित थे। जो ब्राह्मण गुरु कृष्ण केशव अंबेडकर, इसी प्रभावशीलता के कारण इन्होंने अपने अंबेडकर की उपाधि इनको दी थी कि ये सूरज की तरह चमकने वाला स्टूडेंट कहीं इनकी बेड़ियों में ही नहीं जकड़ जाए। इसलिए इन्होंने अपने अंबेडकर की जो सरनेम है वो बाबा साहब को दिया। बात करते हैं आगे। ये जो इनके गुरु थे ये ऐसे थे कि बाबा साहब को अपने घर ले जाकर भी खाना खिलाते थे, क्योंकि ये इनकी जो क्रिएटिव माइंड है, जीनियस माइंड है, उनसे बहुत प्रभावित थे। और किसी भी प्रकार की कोई बात होती तो ये कहते थे कि बेटा मुझे बताया करो और पढ़ाई में ध्यान दो। तो इन्होंने इनका बहुत साथ दिया और बहुत अच्छे गुरु थे ब्राह्मण कृष्ण केशव अंबेडकर। बात करते हैं आगे। जो इनकी शिक्षा थी, स्कूली शिक्षा स्टार्टिंग में अपने पहले भी बात कर चुके। 1897 में जो स्कूल थी वो थी एल्फिंस्टन हाई स्कूल बॉम्बे में, जहाँ से इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा की, वहाँ से इन्होंने BA किया। फिर उधर जब ये पढ़ाई करने गए एल्फिंस्टन हाई स्कूल बॉम्बे में, उसी दिनों के दौरान ये वहाँ बाहर एक पार्क था, वहाँ पार्क में हमेशा वहाँ बैठते एक पेड़ के नीचे और वहीं पढ़ाई करते। इनको लाइब्रेरी में जाने की कोई मंजूरी नहीं थी, लाइब्रेरी में इनको बैठने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये छूत जाति से थे, महार जाति के थे। तो किसी भी व्यक्ति का किसी भी योनि में जन्म लेना
इनका कोई खुद के बस की थोड़ी बात है। और फिर इस टाइप की ये शर्मनाक और गंदी हरकत करना, तो ये पशु से भी बर्बर ऐसे माइंड रखने वाले मनुष्य जो रहे हैं, ये इस टाइप के, ये जो इस टाइप की एक्टिविटी करते थे, यानी उनमें और पशुओं में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन फिर भी बाबा साहब ने उनसे समझौता किया हर परिस्थितियों से, और अपने जीवन में कभी उन्होंने ठान लिया कि हमने, पहले तो उन्होंने ऐसे सोचा कि हमारे ऐसे वर्ग के लिए स्पेशल कुछ करना है जब इनके साथ में इस टाइप का व्यवहार हो रहा था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ऐसे नहीं, पूरे देश के लिए मुझे कुछ करना है, नहीं तो ये देश हमेशा ऐसे ही बेड़ियों में जकड़ा रहेगा और ये ऐसे ही मर कट जाएंगे आपस में। तो इन्होंने हमारा देश संविधान बनाया। तो देखो बात करते हैं आगे कि ये जब पार्क में पढ़ रहे थे तो वहीं ये समाज सेवी थे बहुत बड़े, दादा केलुस्कर, ये भी जनरल वर्ग से थे। लेकिन ये हमेशा समाज से, समाज की जो संबंधित समाज से जो भी कोई इनके समाज में जो आगे प्रोग्रेसिव जो भी कार्य होते हैं समाज को आगे बढ़ाने में, तो इनके दादा केलुस्कर की महत्वपूर्ण भूमिका रखते थे। तो दादा केलुस्कर ने देखा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वहाँ 3-4 दिन से हमेशा उसी पेड़ के नीचे बैठे मिलते और वहाँ ही पढ़ाई करते रहते। तो उन्होंने पूछा कि बेटा इधर आओ। इन्होंने, दादा केलुस्कर ने इनको बुलाया। दादा केलुस्कर ने कहा कि बेटा तेरा क्या नाम है? तो इन्होंने बताया और ये डर गया कि ये कौन है। और ये इनको ऐसे डरने से इनको दादा केलुस्कर को भी मालूम हो गया कि ये डरा हुआ है बच्चा। तो इन्होंने बोला कि बेटा डरो मत, मुझे बताओ आप यहाँ क्यों पढ़ने आते हो? यहाँ पार्क में लाइब्रेरी है ना। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं अछूत जाति का हूँ और वहाँ मुझे कोई भी एंट्री नहीं देते अंदर। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको उधर बैठाऊंगा। तो दादा केलुस्कर ने इनका खूब साथ दिया और उसी के दौरान इन्होंने, दादा केलुस्कर के द्वारा ही बुद्ध की जीवनी, जो महात्मा बुद्ध हुए हैं, महात्मा बुद्ध की जीवनी दादा केलुस्कर के द्वारा इन्हें एक दी गई कि ये जो महात्मा बुद्ध की जीवनी है बेटा इसे पढ़ना। और ये बुद्ध की जो जीवनी दादा केलुस्कर द्वारा दी गई थी, ये इनके जो माइंड को एकदम ही अलग कर दिया और इनका और भी क्रिएटिव माइंड हो गया। और बुद्ध की जीवनी से ये बहुत प्रभावित हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और उन्होंने पूरी जीवनी पढ़ डाली। दादा केलुस्कर ने उसी समय देखो क्या किया कि 1913 में इनके पिताजी का देहांत हो गया था। और आपको याद हो तो 1913 में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आपको मालूम हो तो रविंद्रनाथ टैगोर को, जब स्टार्टिंग में नोबेल पुरस्कार चालू ही हुआ था 1913 में। तो 1913 में इनके जो पिताजी का देहांत हो गया, उसी समय दादा केलुस्कर ने देखा कि ये लड़का है, जीनियस है और इसको आगे पढ़ना चाहिए। तो दादा केलुस्कर जो समाजशास्त्र, एक समाज सेवक थे, इन्होंने बड़ौदा के गायकवाड़ थे। उस समय देखो छोटे छोटे राजवंश हुआ करते थे। तो बड़ौदा यानी गुजरात, बड़ौदा के गायकवाड़ थे कौन? सयाजीराव थर्ड। इनसे निवेदन किया कि आप है ना स्कॉलरशिप के थ्रू बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो आप, ये एक लड़का है भीमा, इसको भी आप विदेश में भेज दीजिए। लेकिन उस समय एक शर्त थी कि जो लड़का विदेश में पढ़कर आता था उससे फिर आकर वापस राजा के दरबार में कार्य करना पड़ता था। तो वो शर्त बाबा साहब को मंजूर हो गई और बाबा साहब की इच्छा थी कि मैं भी विदेश में पढ़ने जाऊं। तो बड़ौदा के जो राजा गायकवाड़ सयाजीराव थर्ड की स्कॉलरशिप के द्वारा ये विदेश में चले गए। कब? 1913 में, 1913 में ही यूएस ले गए, यानी कोलंबिया जब विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क गए तब, तो वहाँ चले गए। उस समय इनको 25 रुपये प्रति महीना दिया जाता था। कितने? 25 रुपये। उस समय देखो 25 रुपये की क्या वैल्यू थी, आप जान सकते हो। लेकिन वहाँ भी इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की और अच्छे परसेंटेज से ये पास हुए। ये जब वहाँ विदेश गए थे तो सयाजीराव थर्ड के स्कॉलरशिप जो इनके द्वारा इनको भेजा गया था, तो वहाँ ये मात्र 4 साल के लिए गए थे। वहाँ जाने के बाद में क्या हुआ कि एक छोटी सी समस्या और आ गई। वो क्या कि मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। क्या? मुद्रा का अवमूल्यन हो गया। या आप जानते हो कि मुद्रा की
रेट घट जाना, तो इनको 25 रुपये में काम नहीं चलता था। फिर भी ये जैसे तैसे करके वहाँ पर उन्होंने 4 साल अध्ययन किया और अच्छे रैंक से वहाँ से MSc किया, LLD किया, ठीक है। तो फिर ये वापस आ रहे थे 1917 में। उसी समय आपको याद होना चाहिए कि हमारे उस समय 1914 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ क्या कि इन्होंने एक नाव में इन्होंने कुछ पुस्तकें भेजी थी। कहाँ? इंडिया। अपने द्वारा इन्होंने विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन किया। इन्होंने जो पुस्तकें भेजी थी वो नाव में थी। और यहाँ इंडिया में समाचार लगा कि जर्मनी की एक पनडुब्बी थी। क्या? जर्मनी की पनडुब्बी थी, जिनके अटैक के द्वारा ये नाव डूब गया। और उसी में बाबा साहब भी आ रहे थे और वो भी ख़त्म हो गए। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था, इनके द्वारा बुक्स भेजी गई थी। बाद में मालूम चला कि बाबा साहब द्वारा बुक्स भेजी गई हैं और वो नाव के साथ ही चली गई। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था 1914 से 18। तो अमेरिका की नाव थी, तो इनके जो जर्मनी के पनडुब्बी द्वारा उन पर अटैक किया गया और वो नाव डूब गई। तो उसके बाद में देखो, बुक्स तो डूबी है, शिक्षा तो वैसी की वैसी ही थी। इन्होंने बाद में दोबारा और भी कई बुकों का प्रकाशन किया। तो ये जब वहाँ गए थे तो देखो, इन्होंने जो पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ जब ये संस्कृत में पढ़ रहे थे तो संस्कृत इनको दी नहीं गई कि छूत जो जाति है उनको आप संस्कृत पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो इन्होंने क्या है कि पारसी भाषा ले ली। इन्होंने पारसी में अध्ययन किया। और वहाँ जब विदेश में ये पढ़ने गए थे तो इनकी स्टार्टिंग में मुलाकात हुई एक नवल नाम के व्यक्ति से। ये स्टूडेंट नवल जो पारसी ही था, इससे मुलाकात हुई और ये लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहे इनके। कौन? बाबा साहब के, नवल। तो इन्होंने कहा था कि मनुष्य किसी भी योनि में जन्म ले, लेकिन एक बहुत बड़े, खुद बड़े कुल में चाहे जन्म मत लो या छोटे कुल में जन्म ले लो, कहीं भी जन्म ले लो, लेकिन एक बहुत बड़े व्यक्ति के साथ में कार्य करके उस कार्य को पूर्णता प्रदान करना, उस बड़े कार्य में अपनी भूमिका निभाना बहुत अहम बात है। ये नवल के द्वारा स्टेटमेंट इनको दिया गया और इन्होंने हमेशा इनका साथ दिया। तो ये अच्छे दोस्त बन गए। बात करते हैं कि इनको 1913 में गए थे, 4 साल के लिए भेजे गए थे। तो 1917 में ये वापस आ गए, स्कॉलरशिप समाप्त हो गई। तो मैंने आपको बताया था कि पहले जब राजा द्वारा स्कॉलरशिप द्वारा जब भेजा जाता था तो इसमें यह थी कि राजा के दरबार में इनको कार्य करना पड़ता था। तो राजा के दरबार में आकर इन्होंने सचिव पद, जो उस समय की बात कर रहे हैं 1917, तो उस समय इनको सचिव पद दे दिया गया। लेकिन देखो, सचिव पद आज जो फर्स्ट रैंक का IAS होता है, वो भी क्या फर्स्ट रैंक का IAS, वो भी अनुभवी, वो होता है सचिव पद। उस समय सचिव पद देना बहुत बड़ी बात है, सचिव पद पर कार्य करना। लेकिन उन्होंने वहाँ क्या किया कि राजा के अधीन कार्य स्वीकार कर लिया और सचिव पद इनको दे दिया गया। लेकिन वहाँ भी इनको छुआछूत की बेड़ियाँ भी छोड़ नहीं रही, छुआछूत वैसे के वैसे था। इन्होंने वहाँ पियोन से फाइल मंगाई, क्योंकि ये विदेश से पढ़कर आए थे, इनको हर चीज़ का नॉलेज था। इनको जितना नॉलेज था किसी भी व्यक्ति को नहीं था। तो जो पियोन से फाइल मंगाई, तो पियोन ब्राह्मण था, यानी जनरल कास्ट से था। इन्होंने इनको फेंक कर वो फाइल मारी, यानी टेबल पर गिरा दी और कहूँगा कोई फाइल लाने के लिए थोड़ा हूँ। उन्होंने क्या, जो पियोन ने क्या सोचा कि एक ऐसी वर्ग व्यक्ति, जो ऐसी वर्ग का व्यक्ति है वो मुझे ऑर्डर कर रहा है। यानी जो मानसिकता है वो उस समय बहुत जो लोगों की है वो मानसिकता बहुत छोटी थी, घृणित, एक किसी भी व्यक्ति की इस टाइप की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। वो बहुत उस समय छोटी मानसिकता थी लोगों की। तो ये सचिव पद पर कार्य कर रहे थे। तो ये खुद ही वहाँ पर अपनी टेबल, इतने बड़े ओहदे पर होते हुए भी वहाँ अपनी टेबल खुद ही साफ करते, खुद ही अपना पूरा कार्य करते। वहाँ भी जिस जग से ये पानी पी लेते उस जग के कोई भी हाथ नहीं लगाता था।
खुद से इनको पानी पीना पड़ता था, कोई भी इनके टेबल पर गिलास नहीं रख कर जाता था। तो इनको ये सूचना दी, लेकिन गायकवाड़ के जो राजा हैं उनके भी कहीं ना कहीं वो ही बात दिमाग में थी कि ये भी ज़्यादा दिन कोई काम नहीं करे। तो गायकवाड़ जो थे यानी वहाँ का राजा थे, उनसे भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उन्होंने अपना सचिव पद छोड़ दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि 1918 में यानी 1918 में प्रोफेसर पॉलिटिकल इकोनॉमी प्रोफेसर के पद पर इन्होंने कार्य किया। कहाँ? बॉम्बे में ही। वहाँ स्टार्टिंग में इनके पास कोई भी स्टूडेंट पढ़ने नहीं आया, क्योंकि उनको ये मालूम था कि ये निम्न वर्ग से हैं। तो वहाँ के जो हेड हैं या प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कहा कि ये विदेश में पढ़कर आए हैं और इनको बहुत अच्छा नॉलेज है, एक बार आप पढ़ कर देखो, उसके बाद में आप बताना। देखो नॉलेज तो था ही इनको। तो इन्होंने क्या किया कि 2-3 दिन क्लास ली, और इनके क्लास लेने से स्टूडेंट इतने प्रभावित हुए कि स्टूडेंट इनके एकदम फैन हो गए। लेकिन स्टूडेंट तो इनके पक्ष में हो गए, लेकिन एक दूसरा था अदर स्टाफ यानी अदर जो प्रोफेसर थे वो इनके विपक्ष में थे। जिस जगह से ये पानी पीते थे उनके ये प्रोफेसर हाथ नहीं लगाते थे, और इनको कहीं ना कहीं ये थी कि ये व्यक्ति यहाँ कैसे काम करने आ गया, लेकिन स्टूडेंट इनके पक्ष में थे। तो वहाँ भी इनको ये लगा कि यार कहीं ना कहीं मैं इतना एक अच्छी, यहाँ मैंने अच्छी पढ़ाई की, विदेश में मैं अच्छे पढ़ाई करके आया, अच्छी रैंक से पढ़कर आया, उसके बावजूद मेरे साथ ये हो रहा है, तो आम जनता का फिर क्या होगा। तो इन्होंने एक अलग ही दिमाग में बात कर ली कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही है, नहीं तो आम जनता, जब मेरे साथ ही ये हालत है तो आम जनता तो फिर मर जाएगी। इसी के साथ साथ देखो उसी समय के दौरान एक, मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे उसमें रियासत हुआ करती थी, तो और उन रियासतों के जो प्रमुख हुआ करते थे वो राजा हुआ करते थे। तो 1920 में एक कोल्हापुर के राजा थे, कोल्हापुर रियासत के, जो साहू नाम था। उन साहू ने इनका क्या है सपोर्ट किया, किनका? बाबा साहब का। इन्होंने किया, जो साहू थे कोल्हापुर रियासत के, इन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, जो पैसे की कोई ज़रूरत है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से इन्होंने कहा कि जो आपको पैसे की ज़रूरत है वो तुझे मैं दूंगा, कुछ ना कुछ प्रकाशन कर या कुछ ना कुछ ऐसे कोई बायोग्राफी लिख दो या कुछ अच्छा लिखो शिक्षा के बारे में, क्योंकि ये भी एक समाज सेवी टाइप के थे और ये हर वर्ग का हित चाहते थे, और ये कहीं ना कहीं अछूत वर्ग के भी साथ में थे। कौन? कोल्हापुर की रियासत, जो साहू नाम से थे, जो राजा थे ये। इन्होंने इनका सपोर्ट किया, पैसे का सपोर्ट किया। तो इन्होंने सर्वप्रथम मूक नायक साप्ताहिक पत्र निकाला। मूक नायक सर्वप्रथम इन्होंने साप्ताहिक पत्र निकाला। और साप्ताहिक पत्र मूक नायक इसलिए, मूक यानी चुपचाप, साइलेंट, नायक यानी नायक। तो मूक नायक इन्होंने साप्ताहिक पत्र निकाला कि ये पत्र जब जगह जगह लोग इसे पढ़ेंगे और उसमें अपने जिन्होंने जो अपना जो संघर्ष किया था उसमें इनके सामने कई परेशानियां आ रही थी, और अपने बारे में इन्होंने इसमें कई बातों का प्रकाशन किया कि लोग कम से कम जाने कि मैं कैसे कैसे मैंने पढ़ाई की और कैसे कैसे हमारी जो देश की शासन व्यवस्था है वो चल रही है और कितने अपने खराब हालत हैं। तो उन्होंने मूक नायक साप्ताहिक पत्र निकाला। इसी के साथ साथ साप्ताहिक पत्र के साथ साथ में इसने फर्स्ट स्टार्टिंग में जो प्रथम संगठित प्रयास, एक दलित संगीति बनाई, यानी एक सभा का गठित किया दलितों के लिए। क्या? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की बात करें तो इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी की स्थापना की, और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बहिष्कृत यानी जो समाज से बहिष्कृत हो गए उनके हितों के लिए जिस सभा का निर्माण किया गया वो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उसका नाम दिया गया। कि जो समाज में जिस वर्ग का कोई अस्तित्व नहीं है, जिस वर्ग की कोई पूछताछ नहीं है, उसको बहिष्कार कर दिया गया। उसके हितों के लिए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। उसके बाद में इन्होंने
अपने ऑटोबायोग्राफी भी निकाली, और अपने ये जो आज भी अपन बात कर रहे हैं ये पूरी बातें इनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी में बहुत बातें लिखी हुई हैं, और आज भी जो अपन इस जो आज के लेक्चर में जो पढ़ रहे हैं वो इनकी ऑटोबायोग्राफी में जो भी चीज़ इनके द्वारा जो लिखी हुई है उसी का वर्णन आज अपन इस चैप्टर में कर रहे हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी थी वेटिंग फॉर ए वीजा। देखो आपको मालूम है कि वेटिंग फॉर ए वीजा इन्होंने लगाया कि जब मुझे विदेश आना है वो भी वीज़ा और इसी का भी वेटिंग चल रहा है, तो इस हिसाब से इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी निकाली थी वेटिंग फॉर ए वीज़ा। इसमें ये सब चीज़ों का वर्णन है। इसी के साथ साथ इस ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखा गया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी आज अपन पढ़ रहे हैं वो सब ऑटोबायोग्राफी में था, और उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में ये सब लिखी हुई है कि गायकवाड़ के द्वारा मुझे विदेश भेजा गया। इनके जीवन में जो इनके पारसी फ्रेंड थे नवल, उनका क्या योगदान रहा। इनके एक जो समाज सुधारक थे कौन, दादा केलुस्कर, उनका क्या योगदान रहा। केलुस्कर के द्वारा इनको गायकवाड़ के पास भेजा गया, गायकवाड़ द्वारा स्कॉलरशिप के दौरान इनको विदेश भेजा गया, और वहाँ से आने के बाद में लोगों का जो बर्ताव है वो वैसा का वैसा रहा, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। और उनके साथ में विभिन्न प्रकार के जो अछूत यानी छुआछूत और उनको घृणित दृष्टि से देखा जाता था, इन सब का वर्णन उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा गया है। फिर उन्होंने एक बुक और निकाली 1946 में, हु वर द शूद्राज, कि आपने बोल दिया कि हम शूद्र वर्ग में हैं। शूद्र तो कोई वर्ग ही नहीं है। व्यक्ति जन्म लेता है मनुष्य के रूप में, और ये जन्म लेने के बाद में अलग अलग वर्ण निर्धारित कर दिए, तो शूद्र तो कोई वर्ण ही नहीं है। जब इन्होंने कहा कि मैक्स मुलर ने कहा था, मैक्स मुलर आप सब पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मालूम है, मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, आर्य मध्य एशिया से आए थे। इन्होंने कहा कि आर्य कोई हुआ ही नहीं, तो ये शूद्र कैसे हो गया। ये सब इन बातों से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ये सहमत नहीं थे, तो इन्होंने बुक का प्रकाशन किया हु वर द शूद्राज, की शूद्राज को ना आपने गलत, जो पहले ये क्षत्रिय वर्ग में ही हुआ करते थे और आपने अपने हिसाब से क्षत्रिय वर्ग से इनको हटाकर अलग नाम दे दिया शूद्र। देखो इसी में भी और भी इससे रिलेटेड अपन बात करेंगे कि इनके सामने जो आज महत्वपूर्ण अपन बात करें कि इन्होंने अपने जीवन में कैसे संघर्ष किया और विभिन्न परेशानियां आते हुए भी इन्होंने अपना संविधान में क्या योगदान दिया। इतनी परेशानी आने के बाद में व्यक्ति मरने की सोच लेता है, लेकिन उस समय की बात है, आज अपन बात कर रहे हैं 130 साल पुरानी, आज उनकी 130वीं जयंती है, तो एक बहुत बड़ी बात है। कोई व्यक्ति इतने, जो हर व्यक्ति इसके खिलाफ हो और अकेला व्यक्ति फिर भी सबके अपनी शिक्षा से सबको जीत रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आज भी कोई व्यक्ति इनकी बराबरी नहीं कर सकता। आज 21वीं सदी 2021 सदी है, लेकिन आज भी इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यही थी कि इनके पास में क्या थी, शिक्षा। ये हर चीज़ का नॉलेज रखते थे, हर चीज़ में एडवांस थे, यही इनका प्लस पॉइंट था। तो इन्होंने बुक्स लिखी हु वर द शूद्राज, के शूद्र कौन है। फिर इनके संविधान में क्या योगदान रही, इन्होंने सोचा कि एससी वर्ग तो है ही है, एससी एसटी वर्ग जो छुआछूत की दृष्टि से उन्होंने अछूत माना गया है, इन्हें शूद्र कहा गया है। तो इन्होंने कहा कि इनके साथ तो हो ही रहा, मैं आज इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे साथ ये हो रहा है, तो आम जनता के साथ में क्या होगा। तो इन्होंने सोचा कि अब तो पूरे देश के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने पहले तो एससी वर्ग एससी एसटी वर्ग के लिए किया, लेकिन बाद में इन्होंने जो लास्ट तक जो कार्य किया पूरी कंट्री के लिए किया, पूरे देश के लिए किया, पूरे इंडिया के लिए किया। और जो आज इंडिया के ये काम इनका सराहनीय माना जाता है, हर देश में ये पूजे जाते हैं। संविधान में इनकी क्या योगदान थी, तो संविधान में इनकी महत्वपूर्ण योगदान था, संविधान में वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ही था। तो ये के.वी. राव हैं, के.वी. राव ने तो यहाँ तक कहा है कि संविधान का जनक एवं जननी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। के.वी. राव ने एक स्टेटमेंट दिया है कि संविधान का जनक एवं जननी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बनना है, जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी लाइफ, आपके जीवन में आप एजुकेशन ले रहे हो तो आपको जो महान विद्वान है उनकी ऑटोबायोग्राफी
उनके जीवन वृत्तांत के बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे भगत सिंह है, चंद्रशेखर है, राजगुरु है, महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, लाला लाजपत राय है, लोकमान्य तिलक है, बाल गंगाधर तिलक और बहुत से विद्वान हैं। सबके बारे में आपको पढ़ना चाहिए और आपको जानना चाहिए कि इन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे संघर्ष किया और उन्होंने देश के लिए अपना क्या योगदान दिया। तो पहली चीज़ तो आज भी अपन बात करें कि संविधान नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति सुचारू रूप से अपना जीवन नहीं जी सकता। तो इसमें भी संविधान में भी विभिन्न देशों का अध्ययन किया गया, तो उसमें बता देंगे टोटल 60 देशों का अध्ययन किया गया। संविधान के निर्माण में अपने 63 लाख कुछ रुपए लगे थे, यानी अपन काउंटिंग करते हैं 64 लाख रुपए लगे थे। और ये महज देखो इन्होंने कितनी जल्दी ये प्रारूप पूरा तैयार कर दिया और उन्होंने मात्र 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कितने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा संविधान बनकर इन्होंने तैयार कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी बात है, इतने कम टाइम में इतना बड़ा संविधान लिख देना एक बहुत बड़ी बात है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, टोटल 60 देशों का अध्ययन किया गया, लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। ये सब आप बातें ध्यान रखोगे। संविधान में 114 दिन बहस चली थी, संविधान के लिए जो बहस कितने दिन चली, 114 दिन बहस चली थी। तो ये सब चीज़ें याद रखोगे। इसी के समकक्ष हम आगे और कुछ पॉइंट्स की इसमें बात करें कि संविधान में इनका क्या योगदान था। तो के.वी. राव ने तो यहाँ तक कह दिया कि संविधान के जनक एवं जननी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही है। फिर हम बात कर रहे हैं 1946 की। फिलहाल उस समय क्या हुआ कि बॉम्बे में चुनाव हुआ और उस समय टोटल 389 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आए, कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 में जब भारत आए थे, तो कैबिनेट मिशन में आपको मालूम है कि 3 सदस्य आए थे। अंग्रेजी जो पॉलिटिशियन थे, लॉरेंस है, पैट्रिक्स है ना, तो ये 3 सदस्य आए थे। इन्होंने क्या किया कि ये कैबिनेट का क्या मतलब है कि जो भारत का संविधान है वो बनाया जाएगा और भारत का संविधान का प्रारूप कौन तय करेंगे, ये कैबिनेट सदस्य। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर ही तो ये जो हमारा संविधान है वो तैयार किया गया था। तो इसमें कैबिनेट मिशन क्या, सॉरी मेरे जो साइमन कमीशन में 3 व्यक्ति आए और उनके आधार पर ये जो हमारा प्रारूप कौन तय करेंगे, साइमन कमीशन के लोग। तो उन्होंने साइमन कमीशन में देखो यहाँ तक कह दिया कि हमारे साथ, फिर लास्ट में ये साइमन कमीशन से सब लोग इसका विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का। जैसे मैं बात करूं वर्तमान में कि साइमन कमीशन जब 1946 में भारत आए, इसमें 3 सदस्य आए। ठीक है, कैबिनेट मिशन के आधार पर तो हमारा संविधान तैयार किया गया था। तो साइमन कमीशन आप ध्यान में रखेंगे। तो साइमन कमीशन का सब लोगों ने विरोध किया, गांधी जी ने विरोध किया, नेहरू जी ने विरोध किया, लेकिन इन्होंने, अंबेडकर जी ने विरोध नहीं किया। और देखो लास्ट में इनमें अंबेडकर जी ने कहा कि ये लोग आ गए मान लो। तो उस समय उसी से जस्ट पहले हम बात करते थे, जैसे गांधी जी का नाम आ गया, तो गांधी जी की अपन बात करें, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। तब एक बात बताओ, जब ये अहिंसा के पुजारी थे तो इन्होंने 1942 यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब इन्होंने चलाया था, इन्होंने क्या कहा था, डू एंड डाई, यानी करो या मरो। तो फिर ये तो हिंसा हो गई। जब ये अहिंसा के पुजारी थे तो इन्होंने फिर हिंसा का क्यों साथ दिया, इन्होंने ये नारा क्यों दिया कि डू एंड डाई, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो उसका भी अंबेडकर ने साथ नहीं दिया। भाई इस बात से भी अंबेडकर असहमत थे, क्योंकि ये तो कोई बात नहीं हुई, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकी कोई बात है तो उनकी भी सुनी जाएगी, हमारी कोई बात है तो हमारी भी सुनी जाएगी। ऐसे थोड़ी आज अपन वहाँ जा रहे हैं तो हमें वैसे उधर से ऐसे निकाल ही दिया जाएगा। तो इस बात से भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर असहमत थे। और साइमन कमीशन से जब गांधी जी और नेहरू जी ये सब असहमत थे, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहमत थे। तो इन्होंने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा चल आप असहमत हो तो फिर आप में कोई सा एक इसमें शामिल होकर फिर प्रारूप तैयार करो, हमारा संविधान बनाओ कि संविधान कैसे बनेगा, इसमें क्या होना चाहिए।
लेकिन इतना टैलेंट भी किसी में नहीं था। साइमन कमीशन के द्वारा भी क्या किया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही अपने साथ मिलाया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे जो संविधान बनाएंगे उसमें साथ रहेंगे, क्योंकि उनको मालूम था कि इन्होंने अलग अलग जगह से विदेशों में इन्होंने पढ़ाई की है और हर इनका सब्जेक्ट को इनको ज्ञान है और संविधान का इनको नॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन का इनको हर चीज़ का नॉलेज है। तो ये साइमन कमीशन के साथ में इन्होंने भी साइमन कमीशन का हाथ दिया और अपने संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 1946 की बात करें तब स्टार्टिंग में 389 सदस्यों के लिए इलेक्शन होना था, चुनाव होना था 389 सदस्यों के लिए। तो उनमें उन्होंने क्या किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कि बॉम्बे की सीट से लड़े। उन्होंने बॉम्बे की सीट से फॉर्म लगा दिया कि इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। लेकिन जैसे ही देखो उस समय आपस में नेताओं में भी कितनी अराजकता थी और छोटी मानसिकता थी। सब नेताओं को जैसे ही मालूम चला कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बॉम्बे की सीट से फॉर्म लगा दिया, नामांकन कर दिया, तो सब नेताओं की, देखो ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप इस चीज़ का समझ सकते हो कि सब नेताओं को ऐसे एकदम घृणित दृष्टि से इसको देखा गया, इनको इनकी इतनी पढ़ाई होने के बावजूद भी। और इन्होंने कहा कि कैसे भी सब जो नेता थे वो एकजुट हो गए और सब नेताओं की एकजुट होकर इन्होंने क्या किया कि कैसे भी करके भीमराव अम्बेडकर को हराना है और इनको पॉलिटी में नहीं आना देना, यानी राजनीति में नहीं आना देना। तो उस समय ये इन्होंने सीट से, यानी बॉम्बे की जो सीट से वो हार गए और बीजी खैर यहाँ से जीत गए। लेकिन देखो बाद में होता क्या है कि उसी समय फिर इन्होंने क्या किया कि कोई बात नहीं, इनको मालूम भी हो गया और ये सब चीज़ें इनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है, आप इनकी ऑटोबायोग्राफी उठाना, उनमें पढ़ना, ये सब चीज़ों का इसमें इन्होंने खुद वर्णन किया है। ये कोई ऐसे कोई कही हुई, ऐसे कोई बनाई हुई बातें नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया कि बंगाल से चुनाव लड़ा, बंगाल की सीट से इन्होंने जब नामांकन किया। तो देखो बंगाल जो वर्तमान बंगाल की अपन बात करें तो कहने का मतलब बांग्लादेश से इन्होंने चुनाव लड़ा और ये वहाँ से क्या हुआ, जीत गए। क्या हुआ, जीत गए। देखो कितनी बड़ी बात है। यहाँ बांग्लादेश जो कि मुसलमानों का देश है, वहाँ क्या है, मुसलमानों का देश का मतलब क्या है कि अधिकतर क्या थे, मुसलमान थे, 90%। समझ रहे हो बात को। बॉम्बे में यहाँ हिंदू थे, लेकिन ये चाहते नहीं थे कि ये जीत जाए, तो यहाँ से ये हार गए, बंगाल की सीट से ये जीत गए। देखो कैसे इनमें आपस में, देखो मानसिकता की बात देखो आप। 389 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, 1946 की अपन बात कर रहे हैं। फिर उसी के दौरान हमारा देश का विभाजन हो गया, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। ठीक है, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है मिडनाइट को, और हमारा जो 15 अगस्त को मिडनाइट को हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त को। 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो देश आज़ाद हुआ, तो हमारा देश आज़ाद होने के दौरान देखो हमारा देश है, दो खेमों में उठ गया, एक तो भारत और एक दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में भी दो खेमे हो गए, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज अपन क्या कहते हैं, बांग्लादेश। अब ये जीते कहाँ से, बंगाल से, यानी बांग्लादेश से जीते। अब बांग्लादेश क्या हुआ, पाकिस्तान के हिस्से में चल गया, तो इनकी सीट तो कट गई, इनकी सीट तो यहाँ से कट गई ना, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के एरिया में आ गया। तो यहाँ के नेताओं ने सोचा कि ये सही काम हो गया, और भी, तो यहाँ से इनकी सीट कट गई, कैंसिल। अब देखो उसके बावजूद भी, उसके बाद में क्या हुआ कि डॉक्टर भीम, ये BN राव, यानी बेनेगल नरसिम्हा राव, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। मंगलोर कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था बेनेगल नरसिम्हा राव का, यानी मैं बात कर रहा हूँ BN राव का। BN राव अंबेडकर के बारे में अच्छी तरीके से जानते थे, उनको मालूम था कि इनकी सीट कट गई, लेकिन उनको मालूम था कि अंबेडकर के बिना संविधान का कुछ भी काम नहीं हो सकता और उनको एक न एक सीट देनी भी ज़रूरी है। तो BN राव ने, यानी BN राव यानी बेनेगल नरसिम्हा राव, जिनका जन्म मंगलोर कर्नाटक में हुआ था और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके, यानी जो BN राव है वो 1952 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश पे रह चुके।
52-53 में सुरक्षा यानी संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उनके अध्यक्ष भी रह चुके। जम्मू कश्मीर के जो मंत्री पद पर भी कार्य कर चुके। और सबसे बड़ी बात है हमारे जो संवैधानिक सलाहकार हैं, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। तो इन्होंने क्या किया कि देश का विभाजन होने के बाद में इन्होंने किससे कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो BN राव ने कहा कि अंबेडकर जी को एक सीट यहाँ से दो। तो BN राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे इनसे कहा। इन्होंने किनसे कहा कि जब ये बॉम्बे सीट से हार गए थे और वहाँ से कौन जीत गए थे? BG खैर, बाल गंगाधर खैर जीत गए थे। उस समय देखो PM पद हुआ करता था, ये जैसे CM आज होते हैं ना स्टेट में CM, तो उस समय CM नहीं PM पद हुआ करता था। तो वहाँ BG खैर वहाँ से जीत गए थे। तो BN राव ने किसको कहा? राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद ने किसको कहा? BG खैर को, यानी बाल गंगाधर खैर को। बाल गंगाधर खैर ने किसे कहा? MR जयकर को। MR जयकर से आपको नाम याद होना चाहिए कि जब पूना समझौता हुआ था, पूना समझौता, उस समय पूना समझौता में MR जयकर भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ में थे। MR जयकर, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, और अम्बेडकर जी। तो ऐसे ये 4 लोग उसमें शामिल थे। तो MR जयकर ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया अपनी सीट से। MR जयकर ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। और अपने सीट से इस्तीफा देने के बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनके सदस्य बने। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। MR जयकर का फुल नाम अपन बात करें तो MR का मुकुंद राव जयकर। इनके इस्तीफे के बाद में क्या हुआ? अम्बेडकर जी इनके सदस्य बने। इनके सदस्य बनने के बाद में देखो बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बने कब? 29 अगस्त 1947 को। यानी प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई? 29 अगस्त 1947। इनमें टोटल जो सदस्य थे 7, और 7 सदस्यों में जो अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना हुई और इनके अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनमें टोटल 7 सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिलाकर। उसी समय इन्होंने और भी बुक लिखी, कि कई बुक्स लिखे हैं वैसे तो, कि जैसे रिडल्स ऑफ हिंदुज़म। इसमें इन्होंने जो भी विभिन्न प्रकार के जो संघर्ष है और आपस में जो हमारे समाज में और हमारे देश में जो विभिन्न भ्रांतियां हैं, आपस में जो बेड़ियों से ये जकड़े हुए हैं, उनके बारे में इन्होंने खास तौर से वर्णन किया कि अलग अलग लोगों की किस प्रकार की विचारधारा है, किस प्रकार की मानसिकता है, कैसे विचार रखते हैं, संकुचित विचारधारा है। तो इन सब चीज़ों का या फिर आपस में जो भेदभाव, इन सब का वर्णन इन्होंने जो बुक लिखी ये रिडल्स ऑफ हिंदुज़म, इस हिसाब से इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ही बुक लिखी थी कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पर अपने विचार। ठीक है, तो इस पर अब उन्होंने बहुत से बुक लिखी थी, जैसे हु वर द सुधराज पहले अपने पढ़ी थी, इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। दूसरी उन्होंने बुक्स लिखी थी हु वर द सुधराज। इसी के समक्ष अपन बात करें आगे तो इनके, अब अपन डायरेक्ट बात करते हैं इनकी जो महत्वपूर्ण जो बात थी वो क्या, कि इन्होंने उसी समय देखो उसी समय क्या हुआ कि इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे जानने के हिसाब से भी कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि उस समय RTC यानी राउंड टेबल कमेटी, इनकी मीटिंग हुआ करती थी। और इनकी मीटिंग कहाँ होती थी? लंदन में। और हर मीटिंग ज्वाइन करने यानी तीनों कमेटियों में, तीनों सम्मेलनों में जिन्होंने भाग लिया वो तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और एक जो थे तेज बहादुर सप्रू, तो आपको सप्रू का भी नाम याद रखना है। लेकिन पहले जो बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही आपको नाम लिखा जाएगा उसमें। तो तीनों सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया। RTC जो कहाँ होती थी? लंदन में होती थी, यानी राउंड टेबल कमेटी। उनमें तीनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी।
इसी के समक्ष कम्युनल अवार्ड हुआ। ठीक है, कम्युनल अवार्ड में क्या कहा गया कि अम्बेडकर जी ने कहा कि हमें भी अलग से आरक्षण दो, या फिर अलग से सीट, हमारे लिए भी अलग से सीट होनी चाहिए, रिजर्वेशन हमारे लिए भी होना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम था कि किस प्रकार से उनके साथ छुआछूत और ये जो अछूत जो शब्द है वो बेड़ियां जकड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि कम्युनल अवार्ड में तो गांधी जी ने कहा कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद में, हमारा जो देश आज़ाद होगा उसके बाद में आपको भी आरक्षण दे दिया जाएगा, और वो भी अलग, हिंदुओं से अलग नहीं, हमारी जो जनरल सीट है उनमें से ही अलग अलग आपको इनमें आरक्षण दे दिया जाएगा। उसी के समकक्ष जो ओनली बात करें कि गांधी जी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया, तो जो गोलमेज सम्मेलन जो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं 3, तो गांधी जी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया ओनली। किसने? गांधी जी ने। सेकंड गोलमेज सम्मेलन में वहाँ पीएम प्रेसिडेंट भी थे, वो इंग्लैंड के प्रेसिडेंट भी थे, और अनेक विद्वान थे। उसी समय क्या हुआ कि गांधी जी और अंबेडकर के मध्य आपस में बहस हो गई। कई प्रकार की वहाँ की गांधी जी के मुद्दों से क्या कि उन्होंने क्या है, अंबेडकर ने क्या है कि SC ST वर्ग के लिए आरक्षण की बात की, तो उन्होंने गांधी जी असहमत हो गए। तो इसी के फैक्ट से संबंधित अपन बात करें कि इन्होंने कहा, किसने? अंबेडकर जी ने। किसको? गांधी जी को, कि एक बात बताओ आप कि 1909 में पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम हुआ, तो ये तो अंग्रेजों की एक नीति तो थी हमेशा। तो जब 1909 में जब पार्लियामेंटो सुधार हुआ तो उस समय मुसलमानों को प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया गया, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन दिया गया, तब आप क्यों नहीं बोले? फिर 1919 में सिखों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया, तब आप क्यों नहीं बोले? और जब आज मैं SC ST वर्ग के लिए अलग से आरक्षण की बात कर रहा हूँ तो आप कैसे बोल रहे हैं? तो ये भी अंबेडकर की बात भी कहीं ना कहीं सही थी। और आप आज के टॉपिक में आप अदरवाइज किसी भी नहीं ले, मैं बात कर रहा हूँ जो बात इफेक्टिव इनके जो बीच में हुई है, आप उन्हीं से संबंधित जो बात उनसे रिलेटेड ही आज अपन बात कर रहे हैं। तो ये बात भी सही थी। दूसरा, ये अपने बात कर ही ली, जब गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे तो फिर उन्होंने 1942 में ये इतनी गलत बात कैसे कर दी? 1942 में उन्होंने छोड़ा क्विट इंडिया, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, कि करो या मरो का नारा कैसे दे दिया फिर? तो इनके आपस में क्या है, असहमत हुई और आपस में इनकी बहस हो गई। और फिर इसी के समकक्ष ये यरोदा जेल में इनकी मीटिंग हुई, यानी पूना पैक्ट हुआ था, वो इन्हीं को लेकर 25 सितंबर 1932 को। और उनमें खास तौर से आपको याद रखना है 25 सितंबर 1932 पूना पैक्ट। वैसे अपन बात रखें तो ये किन किन के मध्य हुआ? गांधी प्लस अंबेडकर। ठीक है, गांधी प्लस अंबेडकर। लेकिन वैसे अपन बात करें कि इन्होंने किन 2 व्यक्तियों ने पूना पैक्ट पर साइन किए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के इन पर हस्ताक्षर थे। यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण। वैसे अपन बात करें पूना पैक्ट किन के मध्य हुआ? गांधी और अंबेडकर के मध्य। लेकिन वैसे आपको ध्यान रखना है कि किन 2 व्यक्तियों के इन पर हस्ताक्षर थे, तो वो आपको ध्यान रखना है अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय जी के। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इनमें 4 व्यक्ति थे, मुकुंदराव जयकर, अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय और गांधी जी। लेकिन वैसे आपको 2 ही नाम याद रखना, पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ? ठीक है, गांधी जी और अंबेडकर के मध्य। और साइन किनके हुए? अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय जी के। फिर उसी समय साइमन कमीशन में ये शामिल थे, जो अपन ने पहले बात कर ली। ठीक है, इसी के समकक्ष जो अंबेडकर जी हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, क्विट इंडिया एक्ट, QIA, इनसे भी असहमत थे। इसी के समकक्ष ये फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बने। कौन? अंबेडकर। और 8वां आपको पॉइंट इसमें लिख रहा है कि लोकसभा में हार गए, फिर उनको राज्यसभा से MP इनको बनाया गया, और ये प्रथम न्याय एवं कानून मंत्री भी बने। तो ये चीज़ अंबेडकर जी से संबंधित आपको ध्यान रखना है। फिर आपको कुछ देखो, इनमें आपको कुछ आपको और बात बताता हूँ मैं
कि इनको जो अलग अलग पुरस्कार थे उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि इनके अलग अलग जो पुरस्कार थे। देखो बोधित्सव, इनको जो पुरस्कार मिला 1956 में, ये 6 दिसंबर 1956 में इनका देहांत हो गया था। और इनको बोधित्सव ये जो पुरस्कार है 1956 में ही दिया गया था। लेकिन देखो ये जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, ये सब इनके ऑटोबायोग्राफी में लिखी हुई बातों का आज अपन वर्णन कर रहे हैं। भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार था। और भारत रत्न पुरस्कार की जो स्टार्टिंग की बात करें कि ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1954 में ही स्टार्ट हो गया था। कब? 1954 में। लेकिन वो ही बात है कि आपस में जो संकुचित विचारधारा और राजनीति ने इनको भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इनको देखो 1954 में ये स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर भी इनको नहीं नवाजा गया। और फिर 1990 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। देखो कितनी बड़ी इनमें भी राजनीति है। 54 से स्टार्ट हो गया तो उस समय इन्होंने संविधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज संविधान बन गया तो हमारा देश की जो शासन प्रशासन, पूरा देश एक अलग ही लहर है और एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर रहा है। सबको समानता का अधिकार है और सब व्यक्ति एक स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। बिना संविधान के हमारा कोई जीवन नहीं है। फिर भी इनको भारत रत्न देखो उस समय नहीं दिया गया जब ये जी रहे थे। मरणोपरांत 1990 में दिया गया, वो भी 1956 में ख़त्म हो गए थे। बताया था आपको पहले कि इनको शुगर की बीमारी हो गई थी। मात्र महज 65 साल की उम्र में ही ये ख़त्म हो गए थे। और ये पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम इन 2004 में इनसे नवाजा गया इन पुरस्कार से। द ग्रेटेस्ट इंडियन पुरस्कार से 2012 में इनको नवाजा गया। ये सब इनको मरणोपरांत ही दिए गए। ठीक है, ये व्यवसाय से वकील, प्रोफेसर, राजनीतिज्ञ, और वैसे भी आपको पहले मैं बता चुका कि इनको हर सब्जेक्ट का ज्ञान था। ठीक है, तो हर चीज़ में इनको ज्ञान था और तब भी जाकर इन्होंने अपने संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज संविधान इन्होंने बनाया। इनका जो कार्य किया, इन्होंने जो एक अद्भुत जो कार्य है अपने देश के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत सराहनीय है। और संविधान आज बन गया तो आज हम सभी व्यक्ति एक महत्वपूर्ण और अपना समानता और स्वतंत्रता का अधिकार, और इन्होंने इनके साथ में ही ऐसे नहीं कि किसी एक विशेष वर्ग विशेष के लिए काम किया, जबकि पूरे देश के लिए इन्होंने स्टार्टिंग में तो अपने कह सकते हैं कि अपने वर्ग विशेष के लिए काम किया, क्योंकि उनके साथ में हर जगह छुआछूत, अछूत ये शब्द यूज किया जा रहा था। ठीक है, तो इसी के सामने देखो अछूत शब्द मैं आपको बताऊं कि कई बातों में ये गांधी जी के खिलाफ थे, तो वो तो अपने अपने विचार होते हैं और आप कोई भी चीज़ के लॉजिक में जाओगे तो आप भी सोचोगे कि हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह सही होता है, कोई भी अपने द्वारा कोई बात बुरा नहीं चाहता। गांधी जी ने जो अछूत वर्ग थे इनके लिए एक शब्द यूज किया, क्या? हरिजन। तो क्या ये हरिजन इनके लिए सही था? इनको ये सोचना चाहिए था कि फिर हरिजन अलग से कहाँ से पैदा हो गए, इनके कौन से कोई अलग से हाथ पैर होते हैं? तो ये आजकल तो आपको मालूम है, इसका भी इन्होंने विरोध किया था अंबेडकर जी ने कि आपने ये हरिजन शब्द ऐसे अलग, आप एक जाति विशेष के लिए ये अलग यूज कर रहे हो, इतने बड़े लीडर हो। तो इनका भी वैसे गांधी जी ने बेशक SC ST वर्ग के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया था, लेकिन इस टाइप से ये एक ऐसे शब्द यूज करना, और आपको मालूम है कि ये जो हरिजन शब्द है 2020 से तो इस पर फिर बैन ही लग गया है कि ये हरिजन शब्द कोई भी यूज नहीं कर सकता। तो आज अपन ने 14 अप्रैल थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस था, तो इसलिए आज अपन ने ये एक छोटी सी टॉपिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आज हमने चर्चा की। और ये सब आज हमने वही चर्चा की जो इनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और इनके द्वारा जो देश के लिए जो बहुत सराहनीय काम किया, हमारा संविधान बनाया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और आज का जो आपने टॉपिक जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में विशेष पढ़ा, जो आज आपका टॉपिक था, इसी हिसाब से अपन और भी जो महत्वपूर्ण जो विद्वान हैं
जिनकी हमारे देश में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इनके बारे में आज अपने पढ़ लिया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, अनेक विद्वान हैं जैसे, तो उनके बारे में अपन सबके बारे में बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ में आज अपने जो आप अपने जो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ साथ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साथियों से सब्सक्राइब कीजिए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। सभी को आपने जब वीडियो लास्ट तक देखा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।